तो ग्लोबल वार्मिंग का इलाज हम ढूंढेंगे कैसे? अमेरिका का यह तर्क है कि हम अपने जीवन शैली को नहीं बदलें। अगर आप अपने जीवन शैली को नहीं बदलिएगा तो आपकी कंजम्पशन की क्षमता कितनी थी? जब चीन दुनिया का फैक्ट्री नहीं बना था तो यह कहा जाता था कि 17% जो दुनिया की जो आबादी है वो कुल प्रोडक्शन करती है रफली अबाउट 75 to 80%। और अमेरिका के विषय में कहा जाता था कि उसकी आबादी 5% के आसपास है और 30 से 35% उसका कंजम्पशन। मतलब कि अगर 100 रोटी का उत्पादन दुनिया में होता है तो 5% लोगों को 30 से 35 रोटी दे दो और 95% लोगों को 60 से 65 रोटी में उनको जिंदा रखो। संसाधन तो बहुत पैदा हुआ है इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण, इस नियोलिबरल इकोनॉमी के कारण संसाधन तो बहुत पैदा हुआ, लेकिन वो जज्बा कहां पैदा हुआ कि वैष्णव जन पोते ने कहिए पीर पराई जाने, कहां पैदा पैसा? तो वो जज्बा अगर नहीं पैदा होगा तो हम मिट जाएंगे, हमारी दास्तान कहने वाला भी कोई नहीं होगा। वैसे भी ये बात उतना ही सत्य है कि जिस चीज का आगाज हुआ है उसका तो अंजाम निश्चित है। तो ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस से हम अंजाम तक पहुंचे। हम स्वयं, पता नहीं ये युक्ति कालिदास पर सही थी या नहीं थी, लेकिन लोग यही कहते हैं कि कालिदास इस पेड़ पर बैठते थे, उसी डाली को काटते। मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कहावत तो है, कम से कम एक कहावत तो है। तो हम उसी डाली को क्यों काटते हैं? हम क्यों नहीं गांधी के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते? अगर गांधी के विचारों का कोई विकल्प है तो हम जरूर उस विचार को अपनाएं, क्योंकि यह बात तो आपको मानना पड़ेगा कि हम वो खुशनसीब लोग हैं जो मानव समुदाय के उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिस पीढ़ी ने वो सुख और समृद्धि देखी है, जो सुख और समृद्धि आज से 200-300 साल पहले बड़े बड़े राजा और महाराजाओं ने देखी। ये तो खुशनसीबी है, लेकिन बदनसीबी ये है कि इस सुख और समृद्धि को हम बहुत दिनों तक बरकरार नहीं रख पाएंगे अगर हमने अपने इकोनॉमिक मॉडल में रिफॉर्म नहीं किया। आपको ये बात स्मरण रखना चाहिए कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूंजीपतियों के लिए दिया। राजनीतिज्ञों को ट्रस्टी नहीं बना, जबकि खतरा राजनीतिक शक्ति से ही। आप एक चीज ध्यान रखिए कि महाभारत में जो दुर्योधन ने जो कहा था कि हम सुई के नोक के बराबर पांडवों को जगह नहीं देंगे, इसकी राजनीति में अगर व्याख्या की जाएगी तो वो बात बिल्कुल सही है कि कोई भी नेता अपनी शक्ति का एक छोटा सा अंश भी किसी को नहीं देता है, उसे वहां से हटाना पड़ता
राष्ट्रवाद अगर गांधी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तो प्रेम, राष्ट्रवाद का मतलब वो कहीं प्रेम करते हैं, कहीं प्रजा करते हैं और दुनिया से तादाद स्थापित करने की बात करते हैं, नेचर से तादाद स्थापित करने की बात करते हैं। और हम राष्ट्रवाद का कुछ दूसरा ही अर्थ करो। यही परिस्थिति तो पैदा हो रही थी दुनिया में जब साम्राज्यवाद आया, उसके बाद जिसने दो विश्व युद्ध को जन्म दिया। तो अब तो परमाणु बम से जितना खतरा नहीं है, उससे ज्यादा खतरा है ये पर्यावरण का जो क्षरण हो, ये पृथ्वी के जो संसाधन सूखते जा रहे हैं। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, बीमारी, प्रदूषण जैसी समस्याएं विकराल रूप लेकर सामने खड़ी हुई हैं। ऐसे में स्पष्ट हो जाता है कि विकास की जिस अवधारणा को भारत में स्वतंत्रता के बाद लागू किया गया, उसमें कुछ ऐसी कमियां रह गई जो देश की प्रगति और विकास और समानता एवं क्षमता के आधार पर लोगों तक नहीं पहुंच सकती। देश में लाखों स्कूल ऐसे हैं जहां खेल कूद के नाम पर एक फुटबॉल तक नहीं और क्रिकेट के खिलाड़ी 10-15 करोड़ में प्रतिवर्ष नीलाम हो रहे हैं। क्या यही गांधी का देश है? और इस समय हमें गांधी याद आते हैं। सबसे पहले ध्यान शिक्षा की ओर ही जाता है। शिक्षा की नीतियां बनी पर भविष्य दृष्टि में वह कहीं न कहीं कमजोर रह गई। स्थान ज्ञान और कौशल से विमुख होकर भारत की शिक्षा व्यवस्था ने असहज और असामान्य स्थितियां देश और उनके युवाओं के समक्ष पैदा कर दी है, जिससे लक्ष्य और दिशा में भटकाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अतः शिक्षा का अर्थ, लक्ष्य और उद्देश्य को एक साथ रखकर उन पर पुनर्विचार, अनुभव आधारित विश्लेषण और उसके बाद उनका पुनर्निर्धारण होना जरूरी है। अंत में इसे विडंबना ही कहेंगे, न तो क्या कहेंगे कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला महात्मा का अंत हिंसा द्वारा हुआ। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन क्या इन गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं, गांधी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। आज भी स्वच्छ भारत अभियान या सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो या सहिष्णुता की, विरोध दर्ज करने की बात हो या दिलों को जीतने की, सोशल रिफॉर्म्स हो या एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हमें गांधी ही याद आते हैं, गांधी की ही याद आती है। गांधी आज भी जिंदा है क्योंकि गांधी सत्य का एक रूप है और सत्य शाश्वत होता है, वो कभी नहीं मरता, कभी भी नहीं। अपनी वाणी को विराम देने से पहले ये कहना चाहूँगी कि हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी कि नई पीढ़ी को गांधी से परिचय कराएं, क्योंकि भारत का समय विकास और प्रगति का रास्ता गांधी को भूलकर नहीं ढूंढा जा सकता। जय हिंद। खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत अंदाज, दोनों का बेहतरीन मेल मिलाप और बेहतरीन बातें उभर कर सामने आई। गांधी जी की शिक्षा नीति, आज की जरूरत गांधी जी एक अक्षय विचारधारा के रूप में। और ये बात बहुत हम सबको मानने की बात है कि जिस बात की तरफ आपने इशारा किया है कि लर्निंग थ्रू बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ी बात है। हम सबको कर्म करना पड़ता है, कर्म महत्वपूर्ण है। कर्म भूमि की दुनिया में हर किसी को कर्म करना पड़ता है। कर्म भूमि की दुनिया में हर किसी को कर्म करना पड़ता है। ईश्वर तो हमें सिर्फ
लकीरें देते हैं, रंग हमी को उनमें भरना पड़ता है। जिस रंग भरने की बात आप कर रहे हैं, काम के जरिए शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधन का पूरा विकास हो सके, इधर फोकस कर रहे हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने सुचिंतित वक्तव्यों से हम सबको अनुप्राणित करने के लिए। हमारे बीच ऐसे ही कर्मयोगी हैं हमारे बीच आज, जिन्हें हम सभी जानते हैं। अध्यक्षीय भाषण के पूर्व मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। हम सभी उन्हें जानते हैं, उनके कार्यशैली से परिचित हैं, बहुत काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। जैसे कहा, गांधी की शिक्षा, जीवन की शिक्षा, जीवन भर शिक्षा, इनके सिद्धांत यही है, जीवन भर काम करना और काम करने से कोई थकान नहीं। हमारे बीच कर्मयोगी अफसर रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी विभाग के पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर के रूप में भी आपने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इस मंच पर आपको बुलाते हुए हमें खुशी हो रही है सर। डॉक्टर श्री अनिल कुमार सिंह जी आज के समारोह के मुख्य अतिथि। धन्यवाद कमल जी। गांधी जी की जयंती के अवसर पर इस आयोजित व्याख्यान माला के अध्यक्ष श्री मधुकर जी, मंच पर उपस्थित विद्वत मंडली, फेसबुक लाइव से जुड़े हुए सारे दर्शकगण, इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक सहायक निदेशक विजय पासवान जी, जिनके सौजन्य से मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, पहले मैं उन्हें आभार देता हूँ और धन्यवाद। आज के दिन इस देश में दो महापुरुष गांधी जी, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, और शास्त्री जी, जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने दोनों सादगी और अपने व्यक्तित्व से इस देश को एक रास्ता दिखाया है। मैं उन्हें नमन करता हूँ और उन्हें जयंती के अवसर पर आप सबों को जोहार करता हूँ। गांधी जी का व्यक्तित्व असाधारण था, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से न सिर्फ भारत को बल्कि विश्व के 150 से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी पहचान छोड़ी है। लोग आज भी उनकी सिद्धांत को उपयोगी मानते हैं, तो कहीं न कहीं उनके इस विचार में तो जान थी। उन्होंने विश्व शांति का, सद्भावना का और सत्याग्रह का जो रास्ता दिखाया, आज भी वो उतना ही प्रासंगिक है। जब पूरा विश्व कोरोना के इस काल से गुजर रहा है, जहाँ एक चीन ऐसे देश ने पूरी मानव सभ्यता के पर खतरा पैदा कर दिया है, आज गांधी का विचार, गांधी की जीवन शैली वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो गया। जो गांधी जी ने अपने जीवन काल में कहा था कि अपनी जीवन शैली साधारण रखनी होगी, स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, आज उन्हें पिछले मार्च से पूरा विश्व को अपनाना एक मजबूरी होगी। गांधी जी की जो ग्रामीण विकास की चिंतन था, जिससे ग्रामीण रोजगार के आधार पर देश की आत्मा गांव में बसती है, उसकी बात जब वो करते थे और बाद में उनके विचारों पर जब लोग उपहास उठाए, पूरा विश्व देखा है कि इस कोरोना काल में लोगों को जिंदा रखने का काम गांव ने किया है, गांव की कृषि ने किया है। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन कृषक जो रीढ़ है इस देश का, जिसको महात्मा गांधी कहते थे कि वो आत्मा है, उसने इस पूरे न सिर्फ देश का बल्कि पूरे विश्व में लोगों को खाने का व्यवस्था किया। इसके लिए आज भी उस गांधी के इस विचार का हम नमन करते हैं। विद्युत मंडली ने बहुत सारी बातें कही हैं, एक एक बात अनमोल है। उनके एक एक विचारों पर आप विद्युत मंडली ने जो यहाँ बातें रखी हैं,
पुरानी सारी बातें, चाहे वो नई शिक्षा नीति हो या कृषि नीति हो, आप देखेंगे कि गांधी का छाप पूरी तरह स्पष्ट आ रहा है कि बिना उसके आए हुए इस देश का, इससे मानव समाज का कल्याण नहीं होना है। मैं लातेहार में मुझे कुछ दिनों तक काम करने का मौका मिला था। जब रंजीत जी ने ताना भगतों की बात की, मुझे वो दिन याद आ गया जब लातेहार जिला के बारियातू प्रखंड के कुछ गांव में ताना भगत निवास करते हैं। मुझे उनके साथ काम करने का लगभग 4 साल अवधियों में 4 साल 2 साल मौका मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस देश में महात्मा गांधी जी को कोई जिया है वो है ताना भगत। आज भी वो उनकी जीवन शैली वही है जो महात्मा गांधी जी ने बताया। कई मुद्दों पर अपने सत्याग्रह के बल पर जिला प्रशासन को या राज्य देश के प्रशासन को मजबूर किया है उसने अपनी बात को मानने के लिए। जो उनकी जायज मांग है, आज हमें लगता है कि इस विकास के दौर में वो गलत है, लेकिन उनकी डेडिकेशन, जो जीवन शैली है, वास्तव में महात्मा गांधी जी की शैली है। बापू की शैली को बिना अपनाए हुए हम जिस तरह से एक छोटा सा वायरस पूरे सिस्टम को बदल दिया है, पूरे जीवन शैली को बदल दिया है। अगर महात्मा गांधी के उस रास्ते पर हम चले जिस स्वच्छता और अपरिहार्यता, ताना भगतों की जो बात उन्होंने कही कि दूसरे का बना खाना नहीं खाते हैं, वो कोई छुआछूत नहीं, वो उनकी स्वच्छता का मिशन है, उनका श्रम का पहलू है कि अपने श्रम से जो उत्पादन करेंगे हम उसका उपयोग करेंगे, ये उनकी महानता है। मैं पुनः आप सबों को गांधी जी के और शास्त्री जी के जयंती पर आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। और एक संकल्प लेने का दिन है कि हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल कर के अपने न सिर्फ अपना बल्कि आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शक के रूप में दिखाएं, बच्चों को बताएं कि कैसे आगे महात्मा गांधी जी के रास्तों को, शास्त्री जी के रास्तों को चल करके देश को विश्व गुरु की बनाने की जो कल्पना हम लोगों ने कर रखी है उसको पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हमेशा की तरह आज भी आपका वक्तव्य काफ़ी प्रभावशाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरी समझ के बाहर है कि गांधी जी के पास इतनी समझ कैसी थी कि वो आज भी उन्नत समाज के लोगों के लिए उन पर उनकी समझ भारी पड़ रही है। मनुष्य ही जीवंत काव्य है, मनुष्य का अध्ययन करो। और बापू ने मनुष्य का, समाज का, देश का, वेश का, परिवेश का इतना गहन अध्ययन किया था, तभी तो वो संत बने, महात्मा बने। और उनकी जो दृष्टि थी, मैं उसको इन मुद्दे में कहता हूं कि किसी की आंखों में उजाला ला कर तो देखो, किसी की आंखों में उजाला ला कर तो देखो, किसी के लबों पे मुस्कान ला कर तो देखो। कम हो जाएगी तुम्हारे पांव की चुभन, कम हो जाएगी तुम्हारे पांव की जलन, किसी के पांव में चुभे कांटे निकाल कर तो देखो। दूसरों के लिए जीने की नसीहत देने वाले गांधी जी का पूरा जीवन आचार, विचार और व्यवहार में परिणत था। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा गांधी बनना कोई अकस्मात नहीं था, ये उनकी जीवन शैली थी, जीवन की गहराई थी, जिस पर अध्यक्षीय वक्तव्य में आज की समारोह के अध्यक्ष और बड़े प्रखर वक्ता विचारक मधुकर जी को मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ अपने अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ गांधी जी के महात्मा बनने का जो सफर है, इस कामयाब सफर पर आलोकपात करें।
आप सबको जो यहाँ उपस्थित हैं और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको जोहार। दक्षिण भाषण के समय बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। उसमें मुश्किल ये होती है कि जो वक्ता बोले हैं उनको कोट करते हुए अपनी बात रखिए, तो आप अपनी बात बताइए, कहीं कोई अनकंट्रोल तो नहीं हो गया। दूसरे ये कि आप अपनी बात भी कहिए, और तीसरे ये कि समय का भी ख्याल रखिए। अब इन तीनों में हमारे साथ मुश्किल ये है कि समय है नहीं, समय को लगातार बढ़ाया जा रहा है, और आदमी के सुनने और बैठने की भी अपनी क्षमता होती है। उससे ज़्यादा सुनना और बैठना, बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो एक तो मैं डॉक्टर सचुन निहाल, डॉक्टर डी के सिन्हा, डॉक्टर जे.पी. खरे, डॉक्टर रंजीत महली, अनिल सिंह जी, सबका आभार व्यक्त करता हूँ उनको ओजस्वी भाषण के लिए। विजय पासवान जी ने इतना बढ़िया आयोजन किया। आजकल इस तरह के आयोजन हो गए हैं, लेकिन सिर्फ दिखावटी औपचारिकता पूरी करने भर की। लेकिन इस तरह के आयोजन में पूरे शिद्दत के साथ बैठ करके सब लोग सुन रहे हैं, और प्रोफेसर कमल घोष इतना बढ़िया संचालन कर रहे हैं। थोड़ी सी बातें आपके साथ कोशिश करूँगा, कम से कम समय जो टास्क दिया गया है महात्मा बनने का, उस पर थोड़ी बात करूँगा आपके साथ। गांधी जी जब मोहनदास करमचंद गांधी थे, बैरिस्टर थे, बहुत मिन्नतों के बाद नीलहों का अत्याचार देखने के लिए चंपारण गए। राजकुमार शुक्ल को लेकर के गए, और जब वो मोतिहारी से बेतिया की ओर बढ़ने लगे, तो एसपी के आदेश पर एक दरोगा ने आकर कहा कि नहीं, आप आगे नहीं जा सकते हैं, आगे आपके जाने की मनाही है। उन्होंने पूछा भाई किस कानून के तहत आप मना कर रहे हैं? हम इस देश के निवासी हैं, बैरिस्टर भी हैं, हम अपने लोगों से मिलने, उनका हालचाल जानने देखने आए हैं। बोले ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ आदेश है, उस आदेश का अनुपालन करना है। ये चिट्ठी है, इसके साथ ही ये चिट्ठी लीजिए और आप वापस लौट जाइए। गांधी जी ने कहा कि भाई अब मैं कानून तोड़ रहा हूं, और इस कानून तोड़ने की सजा के लिए मैं तैयार हूं। आप जाकर के इसके साथ बता दीजिए कि मोहनदास करमचंद गांधी ने कानून तोड़ा है, और उसकी जो सजा होगी वो सजा भुगतेंगे। वहां से पहुंचे वो बेतिया के आगे एक चनपटिया के पास राजकुमार शुक्ल का गांव है। वहां नीलहों के अत्याचार का बयान रिकॉर्ड करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कहा कि एक महिला है जिस पर नीलहों ने बहुत अत्याचार किया, बहुत कम जमीन है, उनका भी बयान लिख लीजिए। तो बोले ठीक है, बुलाइए। तो बोले कि हमको जाना पड़ेगा बुलाने के लिए। गांधी जी ने कहा ठीक है, कितना समय लगेगा आपको लौटने में? उन्होंने कहा कि बस यही आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं जाऊँगा, बुला के लाऊंगा, आधे घंटे 20 मिनट लगेगा। गांधी को राजकुमार शुक्ल को उस महिला को लाने में घंटे लग गए। गांधी जी समय के बहुत पाबंद थे, कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी इस पाबंदी का पालन करने की। तो गांधी जी ने पूछा कि भाई आपने कहा था कि आधे घंटे लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, और आप आ रहे हैं घंटे बाद, क्या मामला क्या है? तो राजकुमार शुक्ल ने कहा कि उस महिला के पास जिनको मैं लाया हूँ, इनके घर में एक ही लुग्गा है। पता नहीं आजकल आप लोग लुग्गा समझते हैं, कैसे समझते हैं? लुग्गा मतलब कि घर में एक ही साथ नहीं। उन्होंने कहा कि उसकी बहू घास काटने गई थी, इसीलिए आने में देरी हुई। बोले कि इनका बयान मिला था, बहू का बयान तो लेना नहीं था, देर क्यों हुई? तो नहीं, बहू घास काटने गई। उन्होंने कहा बहू के घास काटने से क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि इसके परिवार में एक ही लुग्गा है, वो महिला आई तो उनको वो लुग्गा दी जिसको पहन करके वो आई है आपके पास। उसी समय गांधी जी ने अपने सारे काठियावाड़ी वस्त्र त्याग लिए थे और अपने धोती को आधा फाड़ा लपेट लिया
और आधा ओढ़ लिया। कहा कि यह गांधी जब तक हिंदुस्तान के तमाम लोगों के शरीर पर पूरे वस्त्र नहीं आ जाते हैं तब तक पूरा कपड़ा नहीं होता। वैष्णव जनते कहने के लिए पीर पर आई जाने। अभी हम लोगों ने सुना, सुनते हैं गुनते नहीं, सुनते हैं चल देते हैं। इसलिए यह पूरी दुनिया जो है वो भारतीय दर्शन रहो सादा खाओ सादा ताकि निभे बाप दादा में कन्वर्ट कर दी है। मोर अर्न एंड मोर कंज्यूम। यह मोर भी कितना है पता नहीं। जब मोर अर्न एंड मोर कंज्यूम होगा तो अभी खरे साहब ने कहा कि प्रकृति ने इस धरती पर इतना दिया है कि 2 मिलियन लोग रह सकते हैं। 7 मिलियन होने की बात है, ट्रिलियन होने के बाद जो भी बात हो। गांधी ने उसको कोट किया है, इस धरती पर जितने जीव हैं प्रकृति ने सबकी जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था की है, लेकिन किसी एक भी आदमी के लालच को यह प्रकृति नहीं पूरा कर सकती। लौटे अपने बात को फिर लौटाए, रहो सादा खाओ सादा ताकि निभे बाप दादा, यानी खुद जियो औरों को भी जीने दो। यही तो है जिंदगी का रास्ता। अगर हमको कहीं से गलतफहमी है कि हम ढेर सारे पैसे दुनिया के इकट्ठे करके जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से जाना है, आए तो नंगे जाना है, और उस नंगे फकीर के पीछे पूरा भारत दौड़ पड़ा था। आज पूरी यह दुनिया मानती है इस ग्लोबल वार्मिंग में अगर दुनिया को बचाना है एकमात्र रास्ता गांधी ही है। और गांधी की काबिलियत देखिए, जिस गांधी का जब वो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय और उसके बाद लगभग 2014 तक जो सारे लोग गाली देते थे विचारों के नाम पर, उनमें से अब कोई नहीं है जो गांधी के बगैर अपना भाषण शुरू करे और गांधी के बगैर अपना भाषण करता है। यह है गांधी का। यह मूल भारत का संविधान में कहता है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? हर किसी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। गरिमा के साथ कैसे जिए? अगर उसको स्वच्छ पानी नहीं मिले, अगर उसको समान अवसर नहीं मिले, अगर उसको अस्पतालों में इलाज नहीं मिले, अगर उसकी शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं हो, तो भारत का संविधान अगर सिर्फ लिख करके गारंटी देता है, उस गारंटी को पाने के लिए, उस हक को पाने के लिए उन लोगों को यह बताना पड़ेगा कि आपको यह हक है। और जिस ढंग से गरीबी रेखा तय की गई है कि गरीबी इतने पैसे कमाने वाले के नीचे जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहेंगे, उसी तरह अमीरी की रेखा भी तय करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। आप कल्पना करिए कि झारखंड हिंदुस्तान का रिचेस्ट स्टेट है और झारखंड में ही सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा कुपोषित, सबसे ज्यादा कम हीमोग्लोबिन वाले लोग हैं। हम यहाँ के जिन आदिवासियों को पिछड़ा कहते हैं, बैकवर्ड कहते हैं, वही आदिवासियों से सीखने की जरूरत है कि हम प्रकृति से उतना ही भर लें जितना कि खुद जिए और उनको भी जीने दें। मुश्किल यह है हमारे पास दिमाग में, तैयारी में बहुत सारी बातें करने की है। आप सब लोग खाली हो जाए, हम अकेले बोलते रह जाएं, इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ दी है। तो शमशुर नेहाल जी ने जो कहा, जेपी खरे साहब ने जो कहा, रणदीप महली जो टाटा मुफ्ती की बात की, रणजीत सिंह जी की बात की, या वीके सिन्हा जी की बात की, अपने संचालन में कविताओं के माध्यम से, शेरों के माध्यम से कमल घोष ने जो कहा, तो गांधी को नए सिरे से निचले स्तर पर, जिसकी वो बुनियादी शिक्षा नई तालीम की बात करते हैं, वहां गांधी को बताना पड़ेगा। और गांधी जिस श्रम का महत्व बताया था, गांधी
जो समाज में बराबरी की बात की थी, जिसका कि भारतीय संविधान भी गारंटी देता है कि नहीं कोई ऊंचा और कोई नीची जाति का नहीं है, वह जब तक आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक आप उसको महसूस नहीं करेंगे दूसरे का दर्द, वैष्णव धरते तैरने के लिए तीर फराई रहे। आपने इतना सुंदर आयोजन किया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी वक्ताओं को शास्त्री जी बहुत ही व्यवहारिक वक्तव्य और बहुत ही उम्दा बातें आपके द्वारा कही गई। निचोड़ जो आपने प्रस्तुत किया है पूरे आयोजन का, इस निचोड़ का बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि जो समाज भटका हुआ है, जो दिशाहीन होते हम सभी हैं, बद से बदतर होते स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों को अगर कहीं और कभी अंकुश लगाने की बात होगी और होनी चाहिए कि अंकुश गांधी जी के सिद्धांतों को अमल करके ही यह अंकुश लग सके। कला संस्कृति विभाग का यह आयोजन मैं पहले कर चुका हूँ कि बीच में आवासीय कार्यक्रम के माध्यम से कुछ की बातें होती रही है। ये आज भी ऑफलाइन ऑनलाइन ब्लेंडेड एक कार्यक्रम है और इस ब्लेंडेड कार्यक्रम में काफ़ी लोग थे और हैं भी, और काफ़ी लोग फेसबुक लाइव से देख रहे हैं, और मकसद भी यही है कि आप सभी न केवल देखें बल्कि महसूस करें, न केवल सुने बल्कि गूने, क्योंकि बापू की तमन्ना यही थी कि हर जन्मे को जीवन मिले, हर जन्मे को जीवन मिले और हर सांस को एहसास मिले। इसलिए बापू का संपूर्ण जीवन आदर्श, बापू की संपूर्ण बातें आप सभी यहाँ आए, एक का, हर एक का जो तकनीकी मामले को बखूबी देख रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सामने जो लोग बैठे हैं, इसका नाम अभय, बिल्कुल अभय है। आत्मविश्वास के साथ लवरेज है, वो काम कर रहा है। और पूरी टीम, विजय पासवान जी की पूरी टीम, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के डायरेक्टर साहब जो नहीं आ सके, अस्वस्थ हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ, विजय पासवान जी का धन्यवाद करता हूँ। और आपके साथ जुड़े, पूरी व्यवस्था में जुड़े जो मंच पर दिख रहे थे और जो मंच परे हैं, उन सब का एक का, हर एक का ध्वनि व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरा मंच संयोजन काफ़ी अच्छा सुंदर है। इन सभी सुंदर कामों से जुड़े जो लोग थे, सभी का, हर एक का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दो पंक्तियों के साथ अपनी बातें खत्म करूँगा कि हम उस बापू को याद कर रहे हैं। आप इशारा किया, सर ने कहा, मधुकर जी ने कहा कि बापू का महात्मा होना, संत होना, तमाम चीज़ें, क्यों ऐसा हुआ? हम उस बापू को नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं जिनकी सोच में खुददारी की महक हो, जिनकी सोच में खुददारी की महक हो, जिनके हौसले में बुलंदी की चहक हो, जिसकी नीयत में ईमानदारी की मिठास हो, उनका पूरा व्यक्तित्व एक महकता हुआ गुलाब है। बापू का पूरा व्यक्तित्व एक महकता हुआ गुलाब है। ये महक हम सब के जीवन को आच्छादित हो, हम सभी उसे ग्रहण करें, हम अनुप्राणित हो और बापू के पद चिन्हों पर हम चले, हमारे लिए, हम चले अपनों के लिए, हम चले समाज के लिए, हम चले भविष्य के लिए। चलेंगे तो चलते रहेंगे, बचे रहेंगे, और नहीं चलेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे कार्यक्रम में आने के लिए, जुड़ने के लिए। धन्यवाद।